तो लास्ट टाइम हम लोगों ने रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट का क्वेश्चन किया था। क्या मिला था हम लोगों को लास्ट में, मैं लिख देता हूँ पहले। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन z चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड वेलोसिटी का इक्वेशन मिला था nth ऑर्बिट का z e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय। एग्जाम में कभी कभार ये लोग ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं, ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, कि रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालनी है। तो कहाँ तक करना है आपको, सिर्फ यहीं तक करना है ना, यहीं तक करना है। और अगर आएगा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ तक करना है। वेलोसिटी निकाली थी ना बाद में हम लोगों ने लास्ट में, वेलोसिटी तक करना है। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि शो दैट रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, या वेलोसिटी इन बोर्स ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। समझ में आ रहा है? ये शो करने के लिए पूछता है कभी कभार एग्जाम। तो कुछ करना नहीं है। अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा आपको कि रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो बस यहाँ तक आपको निकालना है, नॉर्मली यहाँ तक सॉल्व करना है रेडियस तक। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद व्हाट यू विल राइट, Rn इज इक्वल टू, देखिए h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट इसका वैल्यू फिक्स होता है ना, 6.63 10⁻⁻34 लास्ट टाइम लिखा हम लोगों ने ना, फिक्स होता है इसका वैल्यू। एप्सिलॉन 0 इसका भी वैल्यू फिक्स होता है ना, 8.85 × 10⁻⁻11, पता है ना, ये परमिटिविटी कहते हैं। पाई का वैल्यू भी क्या होता है, फिक्स होता है 3.14। मतलब ये सब वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी क्या होता है, फिक्स होता है ना। z इसका भी वैल्यू फिक्स होता है, e इसका भी वैल्यू फिक्स होता है। e पता है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब पता है कि नहीं पता है आपको? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना e, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, इसका भी वैल्यू फिक्स होता है ना। यानी ये सारी की सारी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, एक्सेप्ट किसके, n के। n मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना, मतलब ऑर्बिट नंबर है या शेल नंबर है। n का वैल्यू 1 रहेगा तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, यानी फर्स्ट शेल की। n का वैल्यू 2 रहेगा तो सेकेंड शेल की बात हो रही है। तो n का वैल्यू क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। नहीं समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बस ये स्टेप लिखने के बाद ऐसे लिख देंगे कि n स्क्वायर हमारे पास है, और बाकी ये सब जो वैल्यू है, मतलब क्या, h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन z और e स्क्वायर, ये सब क्या है, कांस्टेंट चीज़ें हैं। तो इन जब कोई भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते या डिवाइड करके हम लोग ने क्या किया, इन सबको एक नया कांस्टेंट बना लिया, क्या, a0। यानी ये जितनी भी सारी चीज़ें थी कांस्टेंट, उसकी जगह पे हमने इसको सॉल्व करके क्या लिख दिया, a0। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन सब की जगह क्या लिख दिया, a0 लिख दिया, ठीक है। और ये n स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा ना, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। अब फाइनली आपको पता है कि जब कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा ना, और क्या आएगा आपका, ये n स्क्वायर आएगा। हो गया ना, ये रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। समझा ना ये कैसे आया? सिमिलरली आप लोग वेलोसिटी के लिए भी कर सकते हैं। इसमें भी देखिए z कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, 2 भी एक फिक्स नंबर है, चेंज नहीं होगा। एप्सिलॉन 0 भी क्या है, फिक्स है। h भी क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, फिक्स है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, अगर पूछा आपको ये शो करने के लिए, तो वेलोसिटी निकालने का, और बाद में आगे क्या लिखोगे आप, ये z e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 h, ये कांस्टेंट है ना, और नीचे क्या बचेगा आपका, 1/n बचेगा ना। नहीं समझ में आ रही बात, ये बचेगा। फाइनली आप इसको भी क्या लिख सकते हो, सम कांस्टेंट, ये कुछ कांस्टेंट आएगा,
मल्टीप्लाई बाय 1/n। ठीक है, तो अब यहाँ से कांस्टेंट हटाओगे तो क्या लिख सकते हैं, Vn इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। हो गया ना, कांस्टेंट हटाया हम लोगों ने तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गई। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, z क्या है, z मतलब एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर। और हाइड्रोजन के लिए कितना होता है एटॉमिक नंबर, 1 होता है ना। पहले आपको एनर्जी मतलब रेडियस का वैल्यू भी निकालना सीखना है। तो ये जितने भी कॉन्स्टेंट्स थे ना आपके, यानी इससे पहले जो आप लोगों ने लिखा था क्या, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू वॉट, h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय पाई m z स्क्वायर, ये है ना। इसको अगर हम लोग इंटू n स्क्वायर, ये लिखा था ना आपने, ये सब का वैल्यू अगर मैं रख दूँ यहाँ पर, h का 6.63 वाला वैल्यू है ना, एप्सिलॉन 0 का 8.85 वाला वैल्यू जो था आपके पास, पाई का 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z का वैल्यू और ई का लिखा था ना इसमें 1.6 10⁻⁻19, ये सब रख के अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आएगा आंसर, नहीं समझ में आ रहा। सबका वैल्यू रखूँगा ना मैं, तो कितना मिलेगा मुझे 0.053, कितना मिलेगा 0.053, और वो नैनोमीटर में मिलेगा आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला बनता है आपका, मतलब आप याद रख सकते हो। जैसे एग्ज़ाम पे आपको आया, सपोज MCQ में आया, कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको आया 1 मार्क्स का क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ R2 निकालना है, यानी n करस्पॉन्ड्स टू कितना होगा यहाँ पर 2 होगा इन बोर सॉल्व। तो क्या होगा, आप R2 का वैल्यू निकालना है तो n की जगह पे क्या रखेंगे आप, 2 रखेंगे, 0.053 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, n की जगह 2 आ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा ये 4 मल्टीप्लाई बाय 0.053 R2, और फिर जो भी वैल्यू आएगा आपको उसको मल्टीप्लाई करना है ना। 4 3 12, 4 5 28, 121 0 नैनोमीटर। हो गया आंसर, है ना। तो ये MCQ के लिए आ सकता है क्वेश्चन। अभी सपोज एग्जाम में n इज इक्वल टू 3 के लिए पूछा, R3 का वैल्यू पूछा, थर्ड ऑर्बिट मतलब जो है उसका रेडियस का वैल्यू कितना है R3 का, तो आप 3 रखेंगे। फर्स्ट का पूछा तो फर्स्ट का कितना आंसर आएगा, हाँ नहीं आएगा, अच्छा वही आएगा 0.053 आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, इजी। अब नेक्स्ट रीडिंग है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना है हमको, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो है, मतलब 2 टाइप की एनर्जी होती है, आपको पता है ना। टोटल एनर्जी निकालने के लिए कौन कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, 2 टाइप की एनर्जी होती है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट याद रखना है आपको, 12 mv² होता है ना। ठीक है ना, अब ये इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा ना, ठीक है ना। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी तो समझ में आया आपको कि ये है, या नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो रहा है, या आप इसको सॉल्व करेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे तो भी आंसर नेगेटिव में आएगा, नहीं बात समझ में आ रही। अच्छा पहले सॉल्व करते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया आपका, इजी है ना, 1/4πε0 वाला, याद है कि नहीं, Ze²/r, तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे। और काइनेटिक एनर्जी का भी आपको पता है। सो व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ना, दोनों का ऐड कर लेंगे हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है, ये है 12 mv², ये इलेक्ट्रॉन की है, प्लस क्या लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, -Ze²/4πε0rn। ये प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा ना, Ze²/4πε0rn, और क्या आएगा यहाँ पर 1/2। अब इसको सॉल्व करना है,
टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। यानी 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। Me नीचे है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये ऐसे लिख दूँ। ये दोनों सेम है क्या, सेम है, सेम है ना, हाँ। माइनस ZE² डिवाइड बाई 4 पाई ε0 Rn। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? ZE² अपॉन, अच्छा ठीक है, यही ख़त्म कर देते इसको मार के, ये V की वैल्यू यहाँ रख देते। अच्छा Vn² कर देते और आसान हो जाएगा काम हमारे लिए। Vn² का वैल्यू रखिए, अब क्या होगा ये Z² e⁻⁴, सबका स्क्वायर करना है ना, तो ये हो जाएगा Z का स्क्वायर, E का स्क्वायर क्या होगा, e⁻⁴ हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर ε0 का स्क्वायर, h का स्क्वायर और n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर V² की जगह पे हम लोग क्या कर देते, सब्स्टिट्यूट कर देते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए, तो टोटल एनर्जी विल बी इक्विवेलेंट टू, ये Me/2 ऐसे ही लिखेंगे, समझ में आ रहा है उमर, Me/2 ऐसे ही लिखेंगे, Me डिवाइड बाई 2 ऐसे ही लिखेंगे। और Vn² की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, Vn² की जगह पे वो पूरा लिख देते हैं ना, हाँ वही एलिमिनेट कर देते हैं उसको। क्या लिखने जा रहा हूँ मैं इसकी जगह पे, Z² e⁻⁴ डिवाइड बाय, अब ये डिवाइड है तो नीचे आ जाएगा ना, इधर लिखेंगे ना उसको अभी, हाँ तो डायरेक्ट लिख दूँ ना, हाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, डिवाइड बाय 4 ε0 का स्क्वायर, h² और n²। ठीक है, उसे लिख दिया। हाँ अब माइनस ये सब ऐसे ही लिख देंगे, माइनस ZE² डिवाइड बाय 4 पाई ε0 Rn। ठीक है, सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, क्या बचेगा आपके पास, बताइए क्या बचेगा, कुछ कट रहा है क्या, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, लिख दीजिए ऐसे, Z⁻² और E⁻⁴ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 8 ε0 का स्क्वायर, h² n² माइनस ZE² ऑन 4 पाई ε0 Rn। कॉमन निकाल दूँ उसे, किसको निकालूँ, Z² और E² को ना, कॉमन निकाल दो, और अच्छा हाँ तो वो थोड़ा खिचड़ी कम हो जाएगी, बराबर, ε0 भी कॉमन निकल गया, और क्या निकल रहा है, 4 निकाल दूँ, 4 भी निकाल देता हूँ ना, और कुछ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर, Z निकलेगा ना, Z² का निकलेगा, एक Z बचेगा और E² बचेगा, Me बचेगा, है ना, डिवाइड बाय 2 ε0 h² n², है ना, माइनस, और क्या निकलेगा यहाँ पे 1 अपॉन पाई, एप्सिलॉन निकल गया ना, Rn बचेगा खाली अपने पास। ठीक है, वही आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई किए इसको, ये ऐसे ही रखिए, ZE² 4 ε0, क्या करेंगे अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ZE² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई Rn मल्टीप्लाई किया है ना, माइनस 2 ε0 h² n², इसको इससे किया, डिवाइड बाई 2 ε0 h² n² पाई Rn। तो अभी आपको समझ में आया कि हमने यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू रखा, वेलोसिटी का वैल्यू रखने के बाद भी ये फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो अब आपको एग्ज़ाम्स के अंदर ये डिराइव नहीं करना है, ये हमको ये फार्मूला कहीं और लगने वाला है, मैं आपको कुछ और सिखाने वाला, उस टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग अभी से इसे लिख के रख रहे हैं, बार बार उसको डिराइव नहीं करेंगे।
बट अब अगर आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक वाला फॉर्मूला डिराइव करना है अगर टोटल एनर्जी का, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे मेथड से जाएंगे। मतलब ये जो रेडियस वाला टर्म आ रहा है ना, ये रेडियस वाले टर्म की हम लोग क्या रखने वाले, वैल्यू रखने वाले। देखिए समझेगा आपको। हाँ तो देखिए फिर से वापस वहीं आते हैं हम लोग कि एज वी नो कि टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये टोटल एनर्जी होती है किसी भी। ओके, अब आगे देखिए इधर, यहाँ ध्यान दीजिए। अब मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर लिखूँ तो क्या लिखूँगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इट इज़ नथिंग बट हाफ mv²। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है मेरे पास। अब मेरे पास क्या ये mv² का वैल्यू मैं कहीं से ला सकता हूँ क्या, mv² का वैल्यू ला सकता हूँ कहीं से? देखो कैसे लेके आता हूँ। हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट अगर हम लोग बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट यूज़ करें तो क्या है फर्स्ट पोस्टुलेट कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो साइंटिफिकल फोर्स के बराबर होता है ना। यानी आपने देखिए लिखा हुआ था ना, वो एक्सप्रेशन लिखा था आपने बोर्स ऑर्बिट का, mv²/r ना, तो किसके बराबर होगा, इट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना, Ze²/4πε0r², ये लिखा था ना आपने। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी की क्या पहचान है कि हाफ mv² ऐसा कहीं आ जाएगा ना, तो इसके अंदर देखिए हम लोग हाफ mv² कैसे लेके आ सकते हैं, डायरेक्टली कुछ करे बगैर। ये mv² है, इसको यहीं रखता हूँ मैं, और ये r को उधर ले चले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा Ze²Rn डिवाइडेड बाय 4πε0Rn²। समझा? नहीं समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, ये आ रहा है ना। अब क्या करना है, इसको काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए, इसकी तरह दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस चीज़ की कमी है यहाँ पे, हाफ की कमी है ना, हाफ डाल दीजिए। तो हाफ मतलब क्या, डिवाइड बाई 2 ना, तो इसको भी क्या करूँगा अब मैं, डिवाइड बाई 2 करूँगा। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिक आ गई ना अपने पास। और यहाँ पे क्या होगा, ये भी डिवाइड बाई 2 होगा ना, यानी 1/2 होगा, तो ये 8 हो जाएगा ना, नीचे मल्टीप्लाई होकर के 2। और देखिए एक आर कैंसिल भी हो जा रहा है ना, ये वाला आर और ये वाला आर कैंसिल भी हो जा रहा है ना, तो पावर से। तो Rn ऊपर का अब नहीं लिखूंगा मैं, और नीचे कितना हो जाएगा 8πε0r। हो गया ये सिंप्लीफाई काइनेटिक एनर्जी। तो अब मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ना, ये वाला टर्म देखो ना, ये भी नीचे क्या है, ये क्यों किया हम लोगों ने, ताकि ये दोनों टर्म जो है हमको सेम एक्सप्रेशन में मिले। जैसे इसमें भी क्या है, z है, e है, इसमें भी क्या है, z और e है, नीचे भी क्या है, कुछ नंबर है, पाई है, ε0 है और r है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में। इसमें भी क्या है, कुछ नंबर है, पाई है, ε0 है और rn है ना। तो अब देखो जैसे एक जैसे फॉर्म में आ गए ना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब रखेंगे आप तो फटाक से सॉल्व हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में रखिए, सो द टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ सब्स्टिट्यूट। अब देखो कितना छोटा फॉर्मूला आएगा। काइनेटिक एनर्जी का क्या मिला आपको, Ze² डिवाइड बाय 8πε0Rn मिला। ठीक है, समझा ना, ये मिला। माइनस पोटेंशियल का कितना मिला आपको, अरे मतलब प्लस ही रहता है, माइनस Ze² अपॉन क्या था ये 4πε0Rn, ये मिला। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये ऐसे ही लिखता हूँ मैं, Ze² डिवाइड बाय 8πε0Rn, Ze² डिवाइड बाय 4πε0Rn। सबसे इजी वे क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लो ना। तो ये कितना है 8πε0, 8 है, यहाँ पे 8 है, 8 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 8 कैसे हो जाएगा 2 से ना, यानी ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 2 कर देंगे। तो देखिए हो गया सॉल्व, Ze² माइनस 2Ze² है ना, और नीचे क्या रहेगा यहाँ पर 8πε0Rn, और यहाँ पर भी क्या रहेगा 8πε0Rn रहेगा ना। अब दोनों में से ये 8π
एप्सिलॉन 0 आर एन कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। और ये क्या होगा, क्या होगा ये, इसको माइनस करेंगे तो अच्छा लिख देते हो जेड ई स्क्वायर माइनस 2 जेड ई स्क्वायर, क्या बचेगा आपके पास, माइनस जेड ई स्क्वायर बचेगा ना। सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 आर। ये आ गया आपकी बुक में, बुक वाले ने क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट काइनेटिक लिखा है, पोटेंशियल लिखा हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है ना। तो कैसे आया आपको पता होना चाहिए ना, एक ये वाला फार्मूला और एक इससे पहले वाला। इससे पहले वाला आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, इसको आप लिख सकते हैं अगर एग्जाम में पूछा तो, ठीक है। इससे पहले वाला किसी और चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। समझ में आएगा ये, कोई स्टेप में डाउट आया किसी को। देखिए आर एन का वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ पे आप, आपकी बुक में इनफैक्ट आर एन का वैल्यू रख कर ही दिया हुआ है। आर एन का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एन, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाय पाई एम ई जेड ई स्क्वायर। ये नीचे से ऊपर गुलाटी मारेगा ना, ये वाला पार्ट ये ऊपर चला जाएगा, बस ये ऊपर जंप करेगा। टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, क्या था, पाई एम जेड ई स्क्वायर ऑफ कोर्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और 8 पाई एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0। क्या कट हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया ना, और कुछ हो रहा है क्या, हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो फाइनल देखो ये भी एक एक्सप्रेशन है, आर एन का वैल्यू रख देंगे तो जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, क्या होगा, ई स्क्वायर और ये ई रेस टू पावर 4 हो जाएगा ना, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन और एप्सिलॉन एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। दिस इज अनदर एक्सप्रेशन। इफ टोटल एनर्जी ना, इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते, कैपिटल ई भी लिखते, तो खाली टोटल एनर्जी लिखे या कैपिटल ई लिखे तो भी ठीक है, एक ही बात। माइनस, अब देखिए इसमें फिक्स क्या क्या है, अगर मान लीजिए कोई दूसरा एटम है तो उसका जेड चेंज हो जाएगा ना, जैसे हीलियम है तो 2 हो जाएगा, है ना। तो हीलियम के बाद क्या आता है, लिथियम आता है, 3 हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये एन का वैल्यू भी चेंज हो सकता है ना, एन का वैल्यू भी चेंज हो सकता है। इन जनरल फार्मूला निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा आप अपने पास, ई रेस टू पावर 4 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 एप्सिलॉन 0 और एच स्क्वायर। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना, इसको कॉन्स्टेंट को, सो इट विल गिव यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना मिलेगा इसको सॉल्व करेंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका यूनिट एनर्जी का, ठीक है। माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला है एनर्जी का, और सिंप्लीफाई भी, ठीक है, समझा। हाँ, अब मान लीजिए अब आपको क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन देता हूँ देखते कौन सॉल्व करता है। ये वाला क्वेश्चन JEE या नीट में हो सकता है। आपको पूछा गया है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है सेकेंड ऑर्बिट की, और दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि यू हैव हीलियम एटम एंड यू हैव टू फाइंड अगेन द एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। कर सकते क्या, पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम है ना, जेड का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। और आर एन सेकेंड ऑर्बिट मतलब क्या रखेंगे, एन का वैल्यू 2 रखेंगे, है ना। तो एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट कितना आ जाएगा आपके पास, -1 का, अच्छा ये माइनस साइन भारी रहने दो, चलो जाने दो, उसके साथ छेड़छाड़ मत करो, ठीक है, भारी रखो उसको, है ना। माइनस बाहर होगा, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय एन क्या है, 2 का स्क्वायर, है ना। और
13.6, जो भी आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा ये? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे क्या है 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, है ना। तो सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो गई? कितना आएगा? 3.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे आंसर कर सकते हैं ना। और अगर यही हीलियम एटम के लिए पूछता तो Z का वैल्यू क्या हो जाएगा? Z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। और N का वैल्यू तो 2 ही रहने वाला है ना, उसमें रख देना है, सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी या 0 पॉइंट एनर्जी क्या होता है? तो जो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन के अंदर हो सकती है किसी भी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 0 पॉइंट एनर्जी। द मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? कम में कम वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी की सबसे कम कितनी हो सकती है वैल्यू? 0 नहीं हो सकती। देखिए यहाँ रख के देखिए ना, n का वैल्यू 1 रखेंगे ना, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये तो 1 ही रहेगा। और n का वैल्यू कितना रहेगा? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, इसका भी स्क्वायर क्या होगा? 1, मतलब कितना आ जाएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है एनर्जी, दिस इज द मिनिमम एनर्जी ना, इससे कम एनर्जी पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? 0 पॉइंट एनर्जी या ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट मतलब समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी? इतनी होगी। तो कैसे लिखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो? डिफाइंड 0 पॉइंट एनर्जी या ग्राउंड स्टेट एनर्जी। हाउ विल यू राइट? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू n इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी। नहीं समझ में आया? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब इससे कम पॉसिबल नहीं है। करस्पॉन्ड टू n इज इक्वल टू 1 मतलब जो कहाँ पे आती है? जब हम लोग n का वैल्यू कितना रखते हैं? 1 रखते हैं। इन हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी या 0 पॉइंट एनर्जी। समझे? अब क्वेश्चन आ रहा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना 11th में। बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमको उसको स्टडी करना है, पर पहले हम लोग सीखते हैं कि ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, वही द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेल या आउटर शेल। देखिए अभी मेरे पास एक एटम है, इस एटम का ये न्यूक्लियस है और इसके फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो अब मुझे क्या करना है? इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से निकाल देना है। मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? आज़ाद हो जाए। क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी ना, एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी? जो भी आप एनर्जी दोगे, अभी तो आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में तो कितनी दोगे आप? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? यहाँ से फ्री हो जाएगा ना। नहीं समझ में आ रहा? तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर शेल या लूजली बाउंडेड शेल, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन आई मीन टू से। नहीं समझ में आ रहा है? जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। समझ में आया? तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब जितनी एनर्जी देंगे उससे वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। और उसी का अपोजिट होता है क्या? बाइंडिंग एनर्जी। तो कितनी एनर्जी थी इसके बाद जिससे ये घूम रहा था, उसका अपोजिट देंगे तो क्या होगा? वो रिमूव हो जाएगा। फिलहाल आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आया ना आप लोगों को?
तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है. इफ़ यू सेंड अ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, तो फर्स्ट स्टेट क्या होता है? फर्स्ट स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट ना. ग्राउंड स्टेट होता है ना ये फर्स्ट. और यहाँ से अगर इधर जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? एक्साइटेड स्टेट, है ना. बताया था ना, दिस इज एक्साइटेड स्टेट. तो वही कॉन्सेप्ट आपकी बुक में दिया हुआ है अभी. इसी पे बेस्ड हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है. एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से जंप कर सकता है. मान लीजिए सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में भी जंप कर सकता है ना. थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे भी जंप कर सकता है. फोर्थ ऑर्बिट से भी फर्स्ट पे कर सकता है, या 3 से सेकेंड पे भी कर सकता है. नहीं समझ में आ रहा है? तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास बहुत सारी. तो उसको लेकर के एक सीरीज़ बनी हुई है, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़. बाल्मर सीरीज़ लास्ट टाइम हमने देखा था ना, हाइड्रोजन एटम के अंदर 4 लाइन दिखाई दी थी, उससे पास किया था स्पेक्ट्रम से उन लोगों ने. तो हाँ, तो वैसे ही आपकी बुक में देखिए आप पेज नंबर 328 पर डायग्राम बना हुआ है एनर्जी लेवल्स. वो एग्ज़ाम में आता है 2 से 3 मार्क्स. फर्स्ट एनर्जी, सपोज मैंने यहाँ पर एनर्जी ले लिया. फर्स्ट एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना. इतनी होती है फर्स्ट एनर्जी. नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा है? इतनी एनर्जी होती है ये. अब सेकंड की कितनी होगी? n = 2 रखेंगे ना हम लोग. तो कितना आंसर आया था? 3.4 आया था ना. तो 3.4 क्या लिखूंगा मैं? गैप है ना थोड़ा इसके बीच में, इधर ड्रॉ कर देता हूँ. बनाते वक्त ध्यान रखिए क्या बताना चाह रहा हूँ मैं. E2 इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब अगर 3 रखेंगे तो क्या होगा? थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी आएगी? -1.51 आएगी. तो अब क्या करना है? ये कितना गैप रखा आपने? 10 का रखा ना. तो अब क्या होगा? इसका आधा ही रखने ना, मतलब यहाँ बना लेंगे. यहाँ बना लेता हूँ E3. डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है वो बता रहा हूँ मैं आपको. 1.51 मतलब ये गैप बड़ा है और ये गैप छोटा है. समझ में आ रहा है ना? तो एग्ज़ाम में सारे गैप एक जैसे मत रखना, वरना गलत हो जाएगा टेक्निकली. नहीं समझ में आ रहा? अब E = 4 रखेंगे तो कितना आएगा? 0.85 आएगा. तो अब वो क्या होगा? इससे और कम होगा ना गैप. E5 रहेंगे तो और कम आ जाएगा, है ना. ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास? इन्फिनिटी आ जाएगा ना. मतलब बहुत दूर तक जा रहे. E1 लाख, E1000. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ. तो ये एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है ना. बढ़ रही है ना भाई. तो लास्ट में फाइनली क्या हो सकता है कि होते होते कहाँ पहुँच जाए? 0 तक पहुँच जाए ना. 0 हो गई मतलब बढ़ी है, कम हो गई? बढ़ गई ना. ये -13 पॉइंट है, माइनस में नंबर है ना ये, है ना. हाँ. अच्छा, ये किसके लिए थी? फर्स्ट शेल के लिए थी ना. ये किसके लिए थी? सेकंड. ये किसके लिए थी? थर्ड. ये किसके लिए थी? फोर्थ. n = 4, है ना. ऐसे चलते जा रहे हैं. n = इनफाइनाइट. ठीक है, n = इनफाइनाइट ना, मतलब बहुत दूर तक. आप ध्यान रखिए, आपको अगर आपकी स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हैं आप, सेकेंड ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहे हैं, आप कहाँ से कहाँ आ रहे? सेकेंड से फर्स्ट पे आ रहे. यानी मिनिमम क्या है यहाँ पर? 1. नहीं समझ में आ रहा है? मिनिमम क्या आ रहा है? थर्ड से फिर फर्स्ट पे आ रहे. फोर्थ से भी कहाँ पे आ रहे हैं आप? फर्स्ट पे आ रहे. इनफाइनाइट लेवल से भी कहाँ पे आ रहे हैं आप? फर्स्ट पे आ रहे. यानी मिनिमम कितना आ रहा है? 1, है ना. तो दिस पर्टिकुलर सीरीज इज कॉल्ड लाइमन सीरीज. इसे हम लोग क्या कहेंगे? लाइमन सीरीज. लेकिन अगर आप मिनिमम कहाँ पे आ रहे हो? सेकेंड और सेकेंड में आ रहे हो, तो इसे क्या कहेंगे अभी हम लोग? बाल्मर सीरीज. समझ में आया? नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है ना. लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज. फिर इसके बाद नेक्स्ट सीरीज जो है आपके पास वो क्या है? पास्टन सीरीज. ये LBP ब्राफंड, ये ऐसा याद रखने का निमोनिक्स है. लाइमन सीरीज हो गई,
बाल्मर सीरीज हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज कहाँ ख़त्म होगी आपकी, थर्ड पे ना, है ना, यहाँ होगी ना ऐसे। दिस इज व्हाट पास्टन सीरीज, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद क्या आएगा आपका, अगर E4 पे ख़त्म होगी तो क्या आएगी आपकी, ब्रैकेट सीरीज, है ना। और सपोज E5 है यहाँ पर, तो E5 पे अगर ख़त्म, यानी बीच में और भी लाइन है ना, हमने तो खाली डायरेक्ट इन्फिनिटी ले लिया, वो कौन सी सीरीज़ होगी, फंड सीरीज, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है, बाल्मर लाइमन सीरीज़ में कहाँ ख़त्म हो रही है, मिनिमम 1 पर, बाल्मर सीरीज़ 2 पर, पास्टन सीरीज़ 3 पर। ऐसे ड्रॉ कर सकते हो ना एग्जाम में डायग्राम, इजी है ना। 3 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा, इनका रीजन भी होता है कि ये कहाँ दिखती है हमें, जो हमारा स्पेक्ट्रम है ना उसके अंदर। तो लाइमन सीरीज़ किधर है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। अल्ट्रा वायलेट रीजन पता है ना, स्पेक्ट्रम के सब वो रहते। बाल्मर सीरीज़ मैंने आपको बताया था ना, उसकी वेवलेंथ का आंसर विजिबल में आया था, याद है लास्ट टाइम, विजिबल और थोड़ा इंफ्रारेड में गया था, तो ये विजिबल रीजन में आता है ना। बस वही लिखा हुआ है नीचे, इंफ्रारेड रीजन में पास्टन सीरीज़ आती है, ये दिया हुआ है। अभी आपको किसी भी वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, मुझे पता है थोड़ा सा ये टॉपिक जो है ना तो थोड़ा हायर फिजिक्स है। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ, अब आप इसे कह सकते हैं कि बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में इन लोग ने न्यूमेरिकल में पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में। सो टू कैलकुलेट द वेवलेंथ, ये फॉर्मूला है वेवलेंथ का, 1/λ रेडबर्ग्स कांस्टेंट, आपकी बुक का ही नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, z स्क्वायर 1/n² माइनस 1/m²। दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेवलेंथ। सिखाता हूँ अभी कैसे करते हैं। और हाइड्रोजन के लिए तो Z1 होता है, R इस रेडबर्ग्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू है, ये R है ना, R इसको क्या बोलते हैं, रेडबर्ग्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स है ना, मीटर इनवर्स है। इसे क्या कहेंगे हम लोग, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। इस पे न्यूमेरिकल करेंगे अभी हम लोग। लॉग टेबल है आप लोगों के पास, देखिए टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 15.4 ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 15.4 सॉल्व कर लेते हैं। 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, देखिए ध्यान दीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर नहीं आएगा आगे आप लोगों को, ध्यान दीजिए। एक साथ 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग साइमल्टेनियसली यहाँ पर, और 3 क्वेश्चन आप होमवर्क भी करेंगे घर पर, ठीक है। देखिए कुछ मत लिखिए। क्वेश्चन रहेगा आपको, कैलकुलेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ n is equal to 5 in, let us take another example, पास्टन सीरीज। कोई एक ही आएगा एट ए टाइम, तीनों नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन पास्टन सीरीज, या क्या आ सकता है, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पास्टन सीरीज, या क्वेश्चन क्या आएगा, कैलकुलेट दी n is equal to 5 करस्पॉन्ड वेवलेंथ इन पास्टन सीरीज। ये पास्टन सीरीज का क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन में बाल्मर सीरीज भी आ सकता है, क्वेश्चन में फंड सीरीज भी आ सकता है, लाइमन सीरीज भी आ सकता है, कुछ भी आने दो, सॉल्व करने का तरीका एक है, खाली कुछ कुछ चेंज होगा। समझ में आया मैं क्या क्वेश्चन बोला। अभी मैं सॉल्व करता हूँ पूरा, यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आपको आ जाएगा समझ में। पहले मैं निकालता हूँ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ,
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे निकालेंगे। अब देखिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है वेवलेंथ का, ये है ना 1/λ रेडबर्ग्स कांस्टेंट। अच्छा इन हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम की क्वेश्चन है आपको, है ना। तो ये z का वैल्यू 1 ही रहता है ना, तो z ना लिखे चलता है। हाइड्रोजन एटम की क्वेश्चन आएंगे आपको, है ना। नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा कोई एटम नहीं देगा, क्योंकि आप लोगों ने बोर्स मॉडल जो है हाइड्रोजन एटम के लिए ही पढ़ा है ना, आपके सिलेबस में हाइड्रोजन एटम ही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसकी जगह, रेडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है, 1/n² - 1/m², ये है, ठीक है ना। अच्छा अब आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है पास्टियन सीरीज, तो पास्टियन सीरीज के अंदर आपको पता है कहाँ पे आके ख़त्म होता है, वो थर्ड लेवल पे ख़त्म होता है ना, यानी n का वैल्यू कितना हो गया आपका 3 हो गया, यानी ये n का वैल्यू हमेशा पास्टियन सीरीज के अंदर कितना रहेगा 3 रहेगा। यही क्वेश्चन बाल्मर सीरीज का होता तो n का वैल्यू कितना ले लेते हैं हम लोग, बाल्मर सीरीज रहता तो 2 ले लेते, लाइमन रहता तो 1 ले लेते, फंड सीरीज रहता तो 5 होता ना, हाँ 5 होता ना, 5 होता है ना, समझ में आ रहा है ना। तो n का वैल्यू सीरीज के हिसाब से फिक्स रहता है। अब ये m का वैल्यू चेंज होगा ना। अभी यह पूछा हुआ है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट मतलब क्या, इसके बाद कौन सा आएगा 4 आएगा ना, तो m का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग 4 लेंगे। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो m का वैल्यू कितना लेने का पास्टियन सीरीज में 4, यानी इसके बाद वाला ना। यही क्वेश्चन अगर बाल्मर सीरीज में पूछा होता तो m का वैल्यू कितना लेते शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए 3 लेते ना, नहीं समझ में आ रहा। और अगर लाइमन सीरीज के लिए पूछा होता तो 2 लेते, समझा कि नहीं। ये है ना LBP राफंड, तो ये कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो लाइमन सीरीज के लिए n का वैल्यू कितना होता है 1, बाल्मर के लिए 2, इसके लिए 3, ऐसा ही रहता है ना। और शॉर्टेस्ट मतलब एक उससे ऊपर वाला, तो कैसे कर देंगे, हो गया सॉल्व। 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट का तो वैल्यू फिक्स है ना, ये 1.097 10⁻⁷ 1/n², इसका तो वैल्यू फिक्स होगा ना। m का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग 4 लेंगे ना, हो गया ना सॉल्व। अब क्या है 1/9 1/16, कितना हो जाएगा ये 16 - 9, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 9 × 16 करेंगे ना। अभी तो कर सकते हो ना आप लोग इसको, अभी तो कैलकुलेशन ही है नॉर्मली, है ना। कितना हो जाएगा ये, कितना बचता है 7 बचता है ना, और 16 9 से कितना होता है 154 ना। ठीक है 1/λ। अब आपको क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है ना। देखो बच्चे गलत करते थे एग्जाम में, 1/λ कैलकुलेट कर लेते, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 144 कर लेते, रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि आपको वैल्यू किसका चाहिए लैम्डा का, तो इन्वर्ट करना पड़ेगा ना इसको। तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 144 ऊपर चले जाएगा ना, नीचे 7 इंटू क्या होगा 1.097 × 10⁻⁷, और ये ऊपर चले जाएगा, तो 144/7 इंटू 1.097 × 10⁻⁷ कर सकते हो ना आप। इसका लॉग निकालेंगे, इन दोनों का लॉग निकालेंगे, इन दोनों के लॉग को निकाल कर ऐड करेंगे, और ऊपर वाले का तो लॉग निकाल चुके हो ना, फिर ऊपर वाले के लॉग में से नीचे वाले का जो भी ऐड करके आंसर आएगा उसके लॉग को माइनस करेंगे, फिर एंटी लॉग निकाल लेंगे, तो आ जाएगा आंसर आपका ना। ये क्या हो गया आपका शॉर्टेस्ट हो गया है ना, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है आपने किसके अंदर पास्टियन सीरीज के अंदर, हो जाएगा ना सॉल्व, मीटर में आंसर आ जाएगा। अब पूछेगा आपको क्या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, तो लॉन्गेस्ट कितना हो सकता है, n का वैल्यू तो 3 रहेगा, m का वैल्यू लॉन्गेस्ट कितना हो सकता है इन्फिनिटी होगा, वेरी गुड इन्फिनिटी होगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होगा, हाँ n का वैल्यू तो 3 ही रहेगा ना, पास्टियन है, और m का वैल्यू कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 1/λ
रेडबर्ग्स कांस्टेंट 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर लिखेंगे ना फॉर्मूले में। और इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना होता है? इन्फिनिटी होगा ना, और 1/∞ 0, तो 1/9 ही बचेगा ना इन शॉर्ट। यहाँ 1/9 माइनस 0 1/9 ही बचेगा ना। नहीं समझ में आ रहा है ना? तो क्या बचेगा आपके पास? 9 नीचे आ जाएगा और ऊपर रेडबर्ग्स कांस्टेंट का वैल्यू रहेगा ना 1/λ। 1/λ है ये। हाँ, अब लैम्डा के लिए फिर उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? 9 को 1.097 इंटू 10⁻⁻7 ना, 7 ना। अब इसका लॉग निकालेंगे, इसका निकालेंगे, दोनों को माइनस करके एंटी लॉग निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया? लॉन्गेस्ट हो गया। किसके अंदर? पास्टन सीरीज के अंदर ना। समझ में आया? सिमिलरली अगर क्वेश्चन पूछता है n = 5 तो क्या करते फिर आप? ये लिखा है n, लेकिन ये वैल्यू किसका है फॉर्मूले में? m का ना। आप बोल रहे हैं कि पांचवें के लिए निकालो, नहीं समझ में आ रहा। तो पास्टन सीरीज है, n = 5 दिया हुआ है आपको। इसका मतलब क्या कि आपका जो रहेगा उसमें क्या रहेगा? n का वैल्यू तो 3 रहेगा ना पास्टन सीरीज में, और m का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ 5 लिख देंगे, नहीं समझ में आया, और फिर सॉल्व कर लेंगे, फिर उसको इन्वर्ट करेंगे तो मिल जाएगा वैल्यू। तो कोई भी सीरीज़ का प्रॉब्लम दे तो कर सकते हैं ना अभी आप लोग, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, कर सकते कि नहीं? ठीक है, तो अब ये जल्दी से आप लोग लिखिए, इसको कैलकुलेट करना भी आपका होमवर्क है, प्लस 2 सीरीज़ के लिए और सॉल्व करके लाएंगे आप। किसके लिए? यही सेम क्वेश्चन किसके लिए करना है आपको? लाइमन के लिए, बाल्मर के लिए और ब्रैकेट के लिए। सेम टू सेम क्वेश्चन, खाली फ़र्क क्या है? सीरीज़ छोड़ देंगे, सीरीज़ चेंज हो जाएगी। नहीं समझ में आया बेटा? लाइमन रहेगा तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर हम लोग? 1 करेंगे। बाल्मर रहेगा तो यहाँ पर 2, ब्रैकेट रहेगा तो 4 ना। 6 कहाँ से आ गया? है ना, 4 आएगा, है ना। और ये तो चेंज होगा ना अकॉर्डिंगली, एक ज़्यादा शॉर्टेस्ट के लिए, इनफाइनाइट लॉन्गेस्ट के लिए, और 5 रखेंगे सबके लिए। ठीक है, कर सकते हो ना। और इन्वर्ट करके आंसर निकालना भूल गए ना, ये तो गलत हो जाता है एग्जाम में जल्दी जल्दी में। ये वेव नंबर होता है, 1/λ को क्या कहते हैं? वेव नंबर, वेव लेंथ निकालनी है आपको। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही।